आज की इस वीडियो में हम भारत का भौतिक स्वरूप यानी क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत के विभिन्न स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप यह देख सकते हैं, भारत, इसके उत्तर में हम जानते हैं हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि एक मेज की आकृति जैसी है। यहाँ पे हमारा द्वीप समूह है और यहाँ पे हमारा मरुस्थल। साथ ही भारत के यहाँ पे हमारा तटीय मैदान भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार हम इस अध्याय में इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस अध्याय में हम हिमालय पर्वत, दूसरा टॉपिक उत्तरी मैदान, तीसरा टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार, चौथा टॉपिक तटीय मैदान, पांचवा टॉपिक द्वीप समूह, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहला टॉपिक हिमालय पर्वत से शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में हम जानते हैं हिमालय पर्वत है। यह अभी भी बढ़ रही है। यह भूगर्भीय रूप से तो युवा है, लेकिन बनावट की दृष्टिकोण से बलित पर्वत है। सबसे पहले हम भूगर्भीय का अर्थ जानते हैं, यानी भूमि के गर्भ के भाग, यानी भूमि के अंदर के भाग से देखें तो ये युवा है, लेकिन ये बाहर की दृष्टिकोण से ये मोड़ेदार पर्वत जैसे है, क्योंकि बलित पर्वत का अर्थ मोड़ेदार पर्वत होते हैं। हिमालय पर्वत सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा घिरी है। यह 24,000 किलोमीटर में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत के उत्तर यानी यहाँ पे कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई 450 किलोमीटर है। वही अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत, इसे हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है देशांतर रूप से, दूसरा है नदी घाटी के आधार पर। देशांतर रूप से हम इसे 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, दूसरा हमारा निम्न हिमालय, तीसरा हमारा शिवालिक है। नदी घाटी के आधार पे हम इसे सतलज और सिंधु नदी, दूसरा सतलज और काली नदी, तीसरा काली और तीस्ता नदी, इनके आधार पर बांटेंगे। सबसे पहला हिमालय महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसी का नाम हिमाद्री भी है। यह हिमालय, इसका अगर हाइट देखा जाए तो एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ये क्रोड और ग्रेनाइट से बना है। इनमें बहुत से हिमानियों का प्रवाह है। हिमालय की कुछ ऊंचे शिखर, जैसे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, इसका हाइट 8850 हो गया है। ये भी कुछ और पर्वत के नाम हैं जो हिमालय में पाई जाती है, और यह हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इसके दूसरे भाग यानी हिमाचल या निम्न हिमालय जिसे कहते हैं, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मतलब हिमाद्री के दक्षिण के भाग को हिमाचल या निम्न हिमालय कहते हैं। इनका निर्माण जो है संपीड़ित और परिवर्तित सेलों से हुआ है। इनका एवरेज हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर है और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इनमें पाए जाने वाले श्रृंखला, तो सबसे पहला है पीर पंजाल श्रृंखला, दूसरा है धौलाधार श्रृंखला, और चौथा है महाभारत श्रृंखला। इन श्रृंखलाओं में कश्मीर के घाटी और कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ पाई जाती हैं। इसी हिमालय को हम पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हिमालय हमारा शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय, अगर सबसे पहले ये बाहरी श्रृंखला है, दूसरे इसका चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इनका अगर एवरेज हाइट देखा जाए तो 900 से 1100 मीटर है। इनका निर्माण जो हुआ है वो हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियाँ द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी जो हमारे ऊपर के हिमालय पर्वत हैं, उनकी नदियाँ द्वारा जो अवसाद लाए हैं उनसे बना है। निम्न हिमालय और शिवालिक, इनके बीच में जो लंबवत घाटी होती हैं उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। जैसे हम अभी निम्न हिमालय और शिवालिक दोनों के बारे में पढ़ें, तो ये हमारा भारत का मानचित्र है।
इनमें सबसे जो बाहरी श्रृंखला है जिसे हम शिवालिक कहते हैं, और ये ऊपर के यानी बीच वाला हिस्सा इन्हें निम्न हिमालय कहते हैं। और इनके बीच में जितनी लंबी घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम दून के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे देहरादून, पाटलिदून और कोटलीदून प्रेजेंट है। अगर हम इसे नदी घाटी के आधार पर बांटें तो ये हमारा भारत है। भारत में सबसे पहले सिंधु और सतलज, इनके बीच में हमारा पंजाब हिमालय पाए जाते हैं। दूसरा सतलज और काली, इनके बीच के हिमालय को हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, वैसे ही तिस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र यह हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी जिस प्रकार भारत की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश बनाती है, उसी प्रकार हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनती है। या हम सबसे पहले गार्ज, इसका अर्थ जानते हैं। भी आकार की जो पर्वत होते हैं उन्हें गार्ज कहते हैं। इनका मुख्य कार्य नदी की दिशा को पलटना होता है। जैसे कि दिहांग महाखंड, ये हिमालय की दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी यहाँ के बाद, जैसे आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक महाखंड बना है, उसके बाद ये पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ गई है। अब हम सेकंड टॉपिक यानी कि उत्तरी मैदान को पढ़ेंगे। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये उत्तरी मैदान का चित्र है। यह मुख्यतः 3 नदी प्रणाली द्वारा बनी है, यानी सिंधु, ये हमारा गंगा नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे क्षेत्रफल का स्पेलिंग सही नहीं है, आप यहाँ पे अक्षा होगा। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 340 किलोमीटर है। यहाँ पे मृदा अच्छी पाई जाती है, जलवायु भी अनुकूल है, इसलिए यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है। और कृषि बहुत अच्छी होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत अधिक है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण का कार्य में लगी है, जिसके कारण नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदीय द्वीप का निर्माण होता है। यानी कि उत्तर से आने वाली जो नदियाँ हैं वो इतना गति से आती हैं कि वो पहाड़ों या पर्वतों तक नहीं छोड़ती है, वो उनके निचले भाग को काट काट कर आगे अवसाद जमाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे पर्वत है और ये इतने अवसाद जमा देते हैं कि वो आगे नहीं जा पाती है, जिसके बाद वो पितरिकाएँ बना के आगे जाती है और इससे एक नदीय द्वीप का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप इसी प्रकार का एक नदीय द्वीप है। देखिए, द्वीप का मतलब जो चारों ओर से पानी नदी से घिरा हो, और वितरिकाएँ जैसे अभी हम कहें कि जब अवसाद लाती है नदियाँ, तो वो एक ऐसा समय आता है जिसके बाद नदियाँ आगे नहीं जा पाती है, लेकिन पानी को रोकना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए वो आगे जाती है वितरिकाएँ के रूप में। दो आब, इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। आब का अर्थ पानी होता है। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज और आब, यानी 5 नदियों के बीच का समूह। इनमें 5 नदियां हैं, ये सभी सिंधु के सहायक नदी हैं। चलिए हम इस 5 नदियों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहला नदी है झेलम, उसके बाद यहाँ पे हमारा चेनाब नदी है, उसके नीचे रावी, और उसके नीचे हमारा सतलुज नदी है, और एक नदी है जो कि है ब्यास। इन 5 नदियों से मिलकर पंजाब का मैदान भी बना है। उत्तरी मैदान, इसको हम नदी घाटी के हिसाब से 3 प्रकार से में बांट सकते हैं। सबसे पहले पंजाब का मैदान, जैसे हम कहें पंजाब का मैदान सिंधु और इसकी सहायक नदी के द्वारा बना है। जैसे आप यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं, ये उत्तरी मैदान है और ये उत्तरी मैदान के सबसे पश्चिमी भाग में पंजाब का मैदान है। इसका एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद हमारा दूसरा मैदान गंगा का मैदान, जो कि घग्गर और तिस्ता इन 2 नदियों के बीच में है। यह हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे राज्य में मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ये इसके कुछ क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये विशेषकर पूर्वोत्तर यानी कि असम में स्थित है।
उत्तरी मैदान को सिर्फ नदी घाटी के आधार पर बांटना यही नहीं, इसे हम आकृति विविधता के आधार पर भी बांटेंगे। सबसे पहले हम इसको भाबर, तराई, भांगर और खादर इन 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम भाबर को जानते हैं। तो देखिए, जब भी नदियाँ जब आती हैं पर्वतों से, तो पर्वतों को काट के अपने साथ बहा के ले जाती हैं और बड़े बड़े पत्थरों को जमा कर देती हैं, जिसके कारण यह एक गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जिसे हम भाबर कहते हैं। इसके बाद यह आगे नहीं जा पाती है और इसके दक्षिण में एक नम तथा तराई क्षेत्र का निर्माण करती है और उसके आगे में ये भांगर और खादर का निर्माण करती है। जैसे नदियाँ पर्वतों से नीचे आने समय शिवालिक के ढाल में 8 से 16 किलोमीटर की गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे हम भाबर कहते हैं। इसके बाद नदियाँ गायब हो जाती हैं। उसके बाद इसके दक्षिण से नदियाँ शुरू होती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं और इसी को हम तराई कहते हैं। यानी सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी से विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियाँ फिर से निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम तराई कहते हैं। अब चलिए भांगर और खादर को जानते हैं। उत्तरी मैदान पुरानी जलोढ़ से बना है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है और बाढ़ वाले नए तथा युवा निक्षेप को खादर के नाम से जाना जाता है। जब अपने साथ अवसाद जमा के लाती हैं तो वो इसके आसपास मृदा जमा कर देती है और ये मृदाएँ धीरे धीरे साइड हो जाती है और साथ में नया मृदा का निर्माण करती है। तो जो सामने वाले नया मृदा होते हैं उन्हें खादर और उसके बाद वाले को भांगर कहते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रायद्वीपीय और पठार। प्रायद्वीपीय ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, जैसे भारत ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। ये एक मेज की आकृति वाला स्थल है। यह बहुत पुराना भाग है और इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने के साथ हुआ है। गोंडवाना लैंड ये बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारा पृथ्वी 2 लैंड में बटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो उसी गोंडवाना लैंड के टूटने से इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 प्रकार से विभाजित करेंगे। सबसे पहले इसे मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी, इसके उत्तर में हमारा मालवा पठार है और इसी मालवा पठार में प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग है, जिसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रेणी, इसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है और इसके उत्तर पश्चिम यहाँ पे हमारा अरावली पर्वत है, अरावली श्रेणी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यह सब उत्तर यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ बहती है। इससे यह पता चलता है कि उत्तर पूर्वी की तरफ ढाल कम है, यानी यह ढाल को दर्शाती है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का पठार, ये हमारा दक्षिण का पठार है, जो कि एक त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के आकार का चित्र जैसा बना है। विंध्य श्रेणी के ये दक्षिण में है और इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल और कैमूर श्रेणी है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोर पठार यानी उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, यानी ये हमारा पश्चिमी घाट है और इसके पूर्व में हमारा पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट ज़्यादा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट में की जो श्रेणी है वो 600 मीटर में है और जो पूर्वी घाट है वो 900 से 1600 मीटर में पाया जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। अनाई मुड्डी, ये जो है इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। वही डोडा बेटा इसकी 2633 मीटर और महेंद्रगिरी का 1500 मीटर। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचे शिखर है
यहाँ काली मृदा पाई जाती है जिसे के नाम से जाना जाता है। अब हम चौथा टॉपिक भारतीय मरुस्थल को पढ़ेंगे। भारतीय मरुस्थल अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में 150 mm से भी कम वर्षा होती है और केवल लूनी ही ऐसा नदी है जो सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र का। यह वर्षा ऋतु में सरिताएं दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद यह बालू में विलीन हो जाती है। चौथा टॉपिक हमारा तटीय मैदान है। तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिम घाट इनके बीच में पाए जाते हैं। इसके उत्तर के भाग को कोंकण, उसके मध्य के भाग को कन्नड़ और उसके दक्षिण के भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट के उत्तर के भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिण के भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाई जाने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे आप यह देख सकते हैं, यह महानदी का डेल्टा है, ये गोदावरी द्वारा बनाई गई डेल्टा, उसके बाद ये कृष्ण नदी द्वारा बनाई गई डेल्टा है और आखिर में कावेरी नदी द्वारा बनाई गई डेल्टा। अब लास्ट टॉपिक द्वीप समूह है। द्वीप समूह मतलब ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, इसका पहले नाम लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप था। 1973 यानी 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय कावरत्ती में है, जो कि इसका राजधानी भी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। अब हम लास्ट परवाल की भित्ति के बारे में जानते हैं। यह कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। यह हमेशा समूह में रहता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होते हैं और ये बाद में टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं, जिससे द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये परवाल भित्ति है। इस प्रकार हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।